हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, LTGIC प्रवक्ता हिस्ट्री और यूपी TGT PGT के अंतर्गत दोस्त हम लोग देख रहे हैं दोस्त दिल्ली सल्तनत के गल पहला राजवंश था गुलाम वंश। तो हम लोग गुलाम वंश के बारे में देख चुके हैं दोस्त। अब दूसरा राजवंश चल रहा है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग देख रहे हैं दोस्त। खिलजी वंश में फिरोज खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख चुके हैं दोस्त। अब आइए आज देख लेते हैं हम लोग खिलजी वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं दोस्त प्रशासनिक सुधार, क्या क्या सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत किया था। तो आइए देख लेते हैं। तो बरनी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजतंत्र व्यर्थ है तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभियान और यश का दूसरा स्रोत नहीं है और हो भी नहीं सकता। अलाउद्दीन ने काजी मुगीसुद्दीन को कहा यदि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैं कोई पुस्तक पढ़ी है, न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवाने रिसालत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। दीवाने रिसालत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। मुहतसिब जनसाधारण के आचार का रक्षक तथा देखभाल करने वाला था। वह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था और नाप तौल का निरीक्षण करता था। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतया संगठित किया। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी वरीद ए ममालिक कहलाता था दोस्त। इसके अंतर्गत अनेक वरीद संदेहवाहक या हरकरे थे। अगला देख लेते हैं दोस्त, आगे क्या है मित्र। वरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचना दाता नियुक्त किए जो मुन्हियन या मुन्ही कहलाते थे। खालसा अथवा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था। अमीर और सहना इसका शासन संभालते थे। दिल्ली के आसपास के प्रदेश इस पद्धति के अंतर्गत आते थे। आगे देख लेते हैं भैया। अगला सैनिक सुधार देख लेते हैं दोस्त। सैनिक सुधार क्या रहा है खिलजी वंश के अंतर्गत। तो किले या दुर्गों में अनुभवी तथा विवेकशील सेनाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन्हें कोतवाल कहा जाता था। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया। उन्हें अस्थायी सेना गठन हेतु सीधी भर्ती और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों का नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सेना की इकाई का विभाजन 1000, 100 और 10,000 पर आधारित था, जो खानों, मालिकों, अमीरों और सिपह सालागारों इत्यादि के अंतर्गत थे। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी मुर्तब कहा जाता था। आर्थिक सुधार देख लेते हैं दोस्त। तो खिलजी वंश के आर्थिक सुधार क्या रहे हैं दोस्त, तो आइए देख लेते हैं भैया। एक विशाल सेना के रख रखाव को देखते हुए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिनका विस्तृत वर्णन जियाउद्दीन बरनी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख-ए-फिरोजशाही बरनी से मिलती है। जिसके अलावा अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह इसामी के फुतूह सलातीन तथा इब्न बतूता के रेहला नामक ग्रंथ से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए। बरनी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बताया। बरनी के विचार का KS लाल और इरफान ने भी समर्थन किया है। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना
था। इसका समर्थन के.एस. निजामी और बी.पी. सक्सेना ने किया है। दोस्त अगला, अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया ताकि वे व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीद और उसे बाजार लाकर निर्धारित मूल्य पर बेच सकें। जाविया भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना था। यह सबसे प्रथम एवं कठिन अधिनियम था। अलाउद्दीन ने बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया। प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से में लगान के रूप में निर्धारित किया गया। अलाउद्दीन के समय में कीमतों के सस्तेपन से अधिक महत्वपूर्ण था बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता। यह उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। मौसम के आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने शासकीय अन्न भंडार बनाए। इन गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों में निकाला जाता था। अलाउद्दीन ने मलिक काबुल को सहदा या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। सराय अदल न्याय का स्थान था। निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विशेष रूप से यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला, बीस गज का अच्छी श्रेणी का लट्ठा एक टंका से बिकता था। यही एक वस्तु है जिसकी माप बरनी देता है। अलाउद्दीन का अंतिम अधिनियम परवाना नवीस परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार से संबंधित था। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिससे वित्तीय तथा राजस्व सुधारों में गहरी रुचि थी। उसने सर्वप्रथम उन समस्त भूमि अभियानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से भेंट, अनुदान या पुरस्कार के रूप में छोटी अक्ताओं से समान थे। गद्दी पर अपनी शक्ति को मजबूत होते ही अलाउद्दीन ने अमीरों का दमन किया। सुल्तान के आदेश दिया कि सारी भूमि संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क संपत्ति, इनाम और वक्फ उपहार के रूप में है, अब वापस ले ली जाए और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। अलाउद्दीन के समस्त अमीरों की भूमि संपत्ति जब्त नहीं की थी। उसे ग्राम के मुखिया, मुकद्दमों, जमींदारों, खूतों और साधारण किसानों, बलाहारों से संबंधित आदेश जारी किए तथा खूतों और मुकद्दमों के विशेष अधिकार छीन लिए। अलाउद्दीन ने मूल्यों का निर्धारण मनमाने ढंग से न कर उत्पादन लागत के अनुसार किया। कर प्रणाली, अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमिगत खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अगला देख लेते हैं दोस्त अगला, अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के तहत बाजार नियंत्रण में सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारण करना प्रथम नियम था। मसाहत माप की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व को उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया। राजस्व नकद एवं अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर, घरी कर तथा चराई कर दुधारू पशुओं पर भी लगाया। करी या कर ही एक अन्य कर था।
जजिया और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह स्त्रियों, बच्चों, विक्षिप्तों और अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। खुम्स से राज्य को 5वां हिस्सा मिलता था और शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने नियम का उल्लंघन करते हुए खुम्स का 4/5 भाग राज्य के भाग के रूप में लिया। ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह संपत्ति का 40वां भाग या 2.5% था। उसने सैनिकों के नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसके समय में सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री आरिज ए मुलालिक द्वारा की जाने लगी। उसके राजस्व एवं लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के वेतन कभी न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेश को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। खालसा भूमि क्षेत्रों से लगान राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए नए विभाग, दीवान एवं मुस्तकराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने न तो मुक्ता प्रथा समाप्त की और न ही खोती प्रथा, जमींदारी उसे केवल स्वामियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। भूमि का पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने आरंभ की। उसने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। उसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्क कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। कल से हम लोग नेक्स्ट राजवंश देखेंगे दोस्त, अगला राजवंश देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये रहा आज का थैंक यू का बोर्ड आप लोगों के लिए। आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।